हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक और टॉपिक आज लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कल जैसा कि हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था, क्वांटम नंबर्स डिस्कस करने के बाद में अभी बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा, एक चीज़ आ रही होगी कि हम इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें समझ में आ गए कि हम इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल हो गया, सब शेल हो गया, ऑर्बिटल हो गए या फिर ऑर्बिट हो गए। तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं इनको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ तो हमारे माइंड में मतलब आई है ना कि मतलब इसको हम किस तरीके से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमको यहाँ पर देखना है। उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं बच्चों। और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो वो सारे जो रूल्स हैं वो वन बाय वन करके मैं आपको एक एक करके यहाँ पर आज पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो हमारे मेनली 3 रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। सबसे फास्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो पहला रूल होता है यहाँ पर ऑफ बाउ रूल, ठीक है। दूसरा रूल होता है बच्चों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। और अगर तीसरे रूल की मैं बात करूं तो तीसरा रूल हो जाता है हुन्स रूल। तो ये 3 रूल होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हो जाता है ऑफ बाउ रूल, दूसरा हो जाता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हो जाता है हमारा हुन्स रूल। तीनों ही जो रूल्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम सबसे फर्स्ट रूल की अगर बात करें, मतलब अगर हम ऑफ बाउ रूल की बात करें तो ऑफ बाउ रूल क्या बोलता है। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे और क्वांटम नंबर्स के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। जब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ा था तो क्वांटम नंबर्स के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो चीज़ क्या थी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो क्वांटम नंबर्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं उसके अंदर अपन मेन शेल और सब शेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैंने आपको बताया था कि जैसे 1s का मतलब क्या होता है कि 1 मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट मेन शेल में है और s सब शेल में है। अगर यहाँ पर 2s हो जाएगा तो 2s का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सेकेंड मेन शेल में है और s सब शेल में है। इसी तरीके से अगर 2p हो जाएगा तो 2p का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेकेंड मेन शेल में है और p सब शेल में है। तो इस तरीके से अपन मेन शेल और सब शेल दोनों जो रहते हैं दोनों को हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो आगे जो भी नंबर रहेगा वो मेन शेल को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। और उसके आगे जो भी एस पी डी एफ लिखा हुआ रहता है वो किसको इंडिकेट करता रहता है, किसको डिनोट करता रहता है, वो सब शेल को डिनोट करता रहता है। अभी यहाँ पर अगर हम ऑफ बाउ रूल की बात करें तो ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग हम हमारा जो सीक्वेंस होता है सब शेल का वो किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, तो ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एंटर करता है, ध्यान से सुनना है ना, ऑफ बाउ रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एंटर करता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोवेस्ट से किस साइड जाता है, लोवेस्ट से हाईएस्ट जाता है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे जाएगा, हाईएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर जाएगा। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फिलअप होता है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर। लोअर से हायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो जाता है। तो ऑफ बाउ रूल ये कहता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा वो हमेशा पहले उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या रहती है, जिसका एनर्जी लेवल कम रहता है, और फिर उस लोअर एनर्जी लेवल से वो कहाँ पर चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल के अंदर जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा जो सीक्वेंस होता है सब शेल्स का वो जमाते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि सबसे पहले जो होता है वो 1s आ जाता है। क्योंकि 1s क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है। फिर उसके बाद में उसी तरीके से 2s आ जाता है और फिर 2p आता है। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले एंटर करेगा वो पहले 1s के अंदर एंटर करेगा,
जब 1s पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, सो इसके पूरे कम्प्लीटली फिल्ड होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2s के अंदर एंटर करेगा। जब 2s पूरा कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर एंटर करता है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर करेगा क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 2s में जाएगा क्योंकि एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर 2p में जाएगा क्योंकि एनर्जी और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो 1s 2s 2p। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s के अंदर क्योंकि एनर्जी 3s की जो होती है वो 2p से और ज़्यादा हो जाती है, फिर 3s के बाद में 3p में जाता है। ठीक है, तो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे s के अंदर मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, कल मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर के अंदर s के अंदर मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो s में जाता है और मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिलअप हो जाते हैं, मैक्स टू मैक्स इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल हो जाते हैं। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए तो फिर इलेक्ट्रॉन 2s में गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिल होंगे तो फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p जैसे ही पूरा फिल हो गया, p में 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही फिलअप हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s के अंदर जाएगा। फिर 3s पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया, फिर जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो काय में जाते हैं, वो आपके 3p के अंदर जाते हैं। 3p के बाद में अगर हम बात करें तो फिर इलेक्ट्रॉन जाता है 3d के अंदर और 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से क्या होती है, कम होती है। 4s जो रहता है उसकी जो एनर्जी होती है वो 3d से क्या हो जाती है, 3d से कम हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो पहले 4s में एंटर करता है और 4s में एंटर करने के बाद में वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाता है, 3d के अंदर जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो देखने में आता है। ठीक है, और ये ऐसे ही आगे चल के पूरी जो सीरीज रहती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। तो ऑफ-बाउ ने ये बोला था, ऑफ-बाउ ने कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशन में जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी, और फिर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के हिसाब से वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे बढ़ती जाती है एनर्जी, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो भी उसके अंदर क्या होते जाते हैं, वो भी उसके अंदर इंक्रीज होते जाते हैं, वो भी उसके अंदर बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले शेल में जाएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है तो फिर वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर जाकर क्या होता जाता है, एंटर करता जाता है। ठीक है, इतना आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो जो एस सब शेल रहता है उसकी एनर्जी लो रहती है 2s की, उससे थोड़ी ज़्यादा 2p की और थोड़ी ज़्यादा, फिर 3s की और थोड़ी ज़्यादा, 3p की और थोड़ी ज़्यादा। तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है ये पर्टिकुलर सीक्वेंस हम ऑफ-बाउ के अंदर देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जैसे 1s जो हम बनाते हैं तो 1s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल रहता है, 2s में भी एक ही ऑर्बिटल रहता है, लेकिन 2p में 3 ऑर्बिटल रहते हैं बेटा, p में हमेशा 3 ऑर्बिटल रहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल रहती है या तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट रहती है। तो मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि जो p के अंदर तीनों ऑर्बिटल होते हैं उनके नाम होते हैं, इसका नाम हो जाएगा px, इसका नाम हो जाएगा py और इसका नाम हो जाएगा pz। ये जो तीनों ऑर्बिटल यहाँ पर रहते हैं ये तीनों ही ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इन तीनों के अंदर सेम रहती है, वो एनर्जी चेंज नहीं होती। तो तीनों ऑर्बिटल को अगर हम माने, px को मान लें, py को मान लें, pz को मान लें, तीनों की जो एनर्जी रहेगी वो तीनों की जो एनर्जी है वो कैसी हो जाती है, वो सेम हो जाती है। तो यहाँ पर जो तीनों की एनर्जी रहती है वो सेम मानी जाती है, इक्वल मानी जाती है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का भी रूल बताऊंगी कि ऑर्बिटल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं तो उसका क्या रूल होता है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। इसी तरीके से जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर भी 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब ये पाँचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी रहती है, ये पाँचों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, ये भी सेम हो जाती है। इसके अगर हम नाम की बात करें तो इनका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा dxy, इसका नाम हो जाएगा dyz, इसका नाम हो जाएगा dzx, इसका नाम हो जाएगा dx² - y² और इसका नाम हो जाता है dz²।
तो यहाँ पर भी जैसे ये एक्स वाई एक्सिस पे अभी जब मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम इसको डी एक्स वाई क्यों बोल रहे हैं, इसको हम डी वाई जेड क्यों बोलते हैं, इसको हम डी जेड एक्स क्यों बोलते हैं, इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं और इसको डी जेड स्क्वायर क्यों बोलते हैं। तो क्या हम यहाँ पर बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन एक्सिस के ऊपर ये ऑर्बिटल बनते हैं, दैट्स वाई बोल रहे हैं। तो जब मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब हम 3D जैसे लिख रहे हैं तो 4s और 3D को अगर कंपैरिजन करेंगे तो 4s की एनर्जी कम होती है और 3D की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे इसकी, अगर हम इन पांचों ऑर्बिटल की अगर हम बात करेंगे तो इन पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है, वो सेम हो जाती है। चाहे आप डी एक्स वाई ले लो, चाहे आप डी वाई जेड ले लो, चाहे आप डी जेड एक्स ले लो, कोई सा भी ऑर्बिटल आप ले लो, सभी की एनर्जी क्या रहेगी, वहाँ पर सेम रहेगी। अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ रूल यहाँ पे सबशेल रूल लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में एंटर करेगा, 1s के अंदर एंटर करेगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, इस तरीके से लोवेस्ट से लेकर वो हाईएस्ट के अंदर जाता है। ये आपका पहला रूल हुआ, रूल नंबर 1। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको ये ऑफ बाउ रूल यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है, या पाउली एक्सक्लूजन रूल। तो पाउली ने क्या कहा था, पाउली ने क्या कहा था, अगर हम पाउली की बात करते हैं तो पाउली ने क्या कहा था, हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े और हम जानते हैं कि जब हम एक ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के जो स्पिन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो दूसरा कैसा हो जाएगा, दूसरा वहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोनों जो रहते हैं, दोनों के जो स्पिन रहते हैं, वो दोनों के जो स्पिन है वो अपोजिट रहेंगे। एक अगर क्लॉकवाइज रहता है तो दूसरा वाला क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक ऑर्बिटल के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन में 2 ही रहेंगे और उनके स्पिन हमेशा अपोजिट रहेंगे। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उन दोनों के स्पिन हमेशा कैसे होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब कि जितने भी रहेंगे उन सभी के जो स्पिन हैं, जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके स्पिन कभी भी ऐसे नहीं होंगे या उनके स्पिन कभी भी ऐसे नहीं होंगे। ये रॉन्ग तरीका है और ये राइट तरीका है। तो यहाँ पर हमेशा पाउली ने ये कहा था कि एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो दोनों के जो स्पिन होते हैं उन दोनों के स्पिन हमेशा कैसे होते हैं, उन दोनों के ही स्पिन हमेशा अपोजिट होते हैं। एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो दूसरा हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाया जाता है। तो एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों के जो स्पिन है देखिए इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट है, तो ये तो नहीं हम लेंगे, लेकिन हाँ इनके जो स्पिन अपोजिट रहेंगे हमेशा। अभी इसको दूसरे वर्ड्स में हम बता सकते हैं, हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े हैं। हमने 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने पढ़ा अजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर जो हमने कल पढ़ा था। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अगर मैं इन चारों क्वांटम नंबर के बेसिस पे देखूं तो इन चारों क्वांटम नंबर के बेसिस पे ये रूल क्या कहता है, तो पाउली रूल ये कहता है इन चारों क्वांटम नंबर के बेसिस पे कि अगर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनमें दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आपका जैसे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो चारों क्वांटम नंबर दोनों के सेम नहीं होंगे। जैसे मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ले लेती हूँ इसका, है ना, ये मान लो मैंने 1s2 भरा है तो 1s2 में मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया और सेकंड इलेक्ट्रॉन लिया। अब अगर आप लोगों ने क्वांटम नंबर वाली वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये मेरा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, मतलब n = कितना है, n = 1 है, n = कितना है, n = यहाँ पर 1 है।
तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, ये सेकेंड वाला, तो इसके लिए भी n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो देखिए दोनों में ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, दोनों में ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया है, सेम हो गया है। अभी अगर मैं अजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर L से उसको हम इंडिकेट करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर को। अभी यहाँ पर एस सबशेल है, जब एस सबशेल होता है तो अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, मैंने कल बताया था। तो यहाँ पर L की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी L की वैल्यू 0 है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है। और अगर हम बात करें अजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो उसके लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर भी क्या हो रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है और अजीमुथल क्वांटम नंबर भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, अभी हम थर्ड बात करते हैं। हमारा n = 1, L = 0 हो गया है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया है, और कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया है, सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया है। अभी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर जब L की वैल्यू 0 होती है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल बन रहा है। इससे थर्ड वाला क्वांटम नंबर भी दोनों के अंदर क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो देखिए दोनों के अंदर जो तीनों क्वांटम नंबर है वो सेम आ रहे हैं। लेकिन जब हम फोर्थ क्वांटम नंबर की बात करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर की, तो इसके अंदर जो स्पिन रहेगा वो +½ हो जाएगा और एक के अंदर जो स्पिन रहेगा वो -½ हो जाएगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्बिटल के अंदर जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके दोनों के अंदर, जब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। मतलब कि यहाँ पर उनके चारों के चारों जो क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होंगे। 3 अगर सेम हो भी गए तो फोर्थ वाला जो रहेगा, यानी कि जो स्पिन क्वांटम नंबर रहेगा, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है हुन्स रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए, हाँ, तो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, मतलब हम इलेक्ट्रॉन कैसे फील करेंगे वो शो करता है। इलेक्ट्रॉन की दिल की फीलिंग शो नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हम कैसे फील करेंगे वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे हुन्स रूल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने p ऑर्बिटल लिया है, तो p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने 2p लिया मान लो। अब 2p के अंदर मुझे मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरना है, p के अंदर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स भरना है। अब अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे, जैसे आपको 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है, या 6 नहीं भरना है, चलो मान लो 6 नहीं भरना है, आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। इसके अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो अब आप 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भर सकते हो, आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, है ना, या फिर आप 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे। ठीक है, तो ये वाला तरीका रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला तरीका राइट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल, जब भी आप किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, जब भी आप किसी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे सबशेल के अंदर पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिलअप होंगे। जैसे यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल। तो पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो सभी सिंगल जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिलअप होंगे, और उसके बाद में उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, उन इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग होती है। तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिंगल फिलअप होंगे और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डबलिंग होगी। क्लियर? आप डायरेक्टली किसी भी सबशेल के अंदर डबल इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 2 सबशेल आपको नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों सबशेल के अंदर आप डबल इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली डबल इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन से पहले आपको सिंगल फिल करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसकी डबलिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डबल कर दिए हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसके अंदर जो डबलिंग है वो आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डबल कर सकते हैं।
तो ये रूल आपको याद रखना है। पहले आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सभी इलेक्ट्रॉन्स आपको सिंगल फिलअप करना है, और उसके बाद ही आपको क्या करना है, उसके बाद ही आपको उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करना पड़ेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग करना पड़ेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को डबल करना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था हुंस रूल। अभी आपको तीनों रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि वो तीनों रूल जो हैं वो हम किस तरीके से भरते हैं। सबसे पहला ऑफ बाउ रूल वापस से बता दे रही हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगा वो लोवेस्ट एनर्जी वाले शेल में एंटर करेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी वाले शेल में जाता है और उसके बाद में वो हायर एनर्जी वाले शेल के अंदर जाता है। सबसे पहली चीज़ हो गई। ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फिर हमारा थर्ड रूल होता है कौन सा, हुंस रूल। तो हुंस रूल क्या कहता है, पहले सभी ऑर्बिटल्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सिंगल फिलअप होंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की जो डबलिंग होना है वो स्टार्ट होती है। तो पहले सभी में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिलअप होते हैं और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो डबल होना, उसकी डबलिंग होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये जो तीनों चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला ऑफ बाउ रूल, फिर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और फिर हुंस रूल। ये तीनों जो रूल हैं वो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेंगे, है ना। सबसे पहला ऑफ बाउ रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हो जाएगा हुंस रूल। ठीक है, चलिए अभी ये यहाँ पर मैंने आपको तीनों रूल जो हैं वो करके बता दिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके बता देंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से होगा। तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए सो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लेट्स सी। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हम 1 बाय 1 करके एक एलिमेंट का मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया है हाइड्रोजन, है ना। अभी हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है और एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s की होती है। सो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s के अंदर एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर जाएगा, तो ये 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 1s1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गया है 1s के अंदर गया है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है 1s1। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं। हीलियम क्या होता है, He होता है ना। हीलियम कितना होता है, हीलियम He होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। ठीक है, क्योंकि S में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि S में मैक्स टू मैक्स, जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि S में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते थे। देखो हमने 1s2 लिख दिया। थर्ड हम बात करते हैं हीलियम के बाद में, तीसरा हम ले लेते हैं, थर्ड हो जाएगा लिथियम Li। तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s1। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो 1s2 हो गया और 2s कितना हो गया है, 2s1 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो 1s में हमने देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं और 1s में जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन चला गया है, 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, तो तीसरा हमारा, तीसरे के बाद में नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, लिथियम के बाद नेक्स्ट हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम को Be कहते हैं और 4 से हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा बेरिलियम। अभी बेरिलियम क्या हो जाएगा, 1s2, उसके बाद में 2s2,
1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन हो गया 1s1 और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। सेकेंड नंबर पे हीलियम हो गया 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। थर्ड नंबर पे लिथियम हो गया है Li, है ना। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 2s में कितना चला गया, 2s में 1 चला गया। फिर बेरिलियम हो गया 1s2 2s2। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे कम एनर्जी थी 1s की, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी थी 2s की, तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो गया, 2s में एंटर हो गया। जैसे ही 2s आपका फुलफिल हुआ तो बेरिलियम के बाद नेक्स्ट कौन हो जाएगा, बेरिलियम के बाद नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है, B होता है और एटॉमिक नंबर हो जाता है 5। बोरॉन का B होगा और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s में 2 और 2s में हो गया 1, ठीक है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और 2s में कितना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर 2p में यहाँ पर एंटर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2p में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया है, एंटर कर गया, ठीक है। तो जैसे ही 1s पूरा फुलफिल हुआ, 2s पूरा फुलफिल हुआ, सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर चला गया है, वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर 2p के अंदर जाकर एंटर हो गया है, 2p के अंदर चला गया है, ठीक है। फिर बोरॉन के बाद अगर हम बात करेंगे तो बोरॉन के बाद नंबर 6 पे आ जाता है बच्चों कार्बन। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और कार्बन का एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 6, है ना। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करें अगर तो 1s में कितने चले जाएंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में कितने चले गए, 2 2s में चले गए और 2p की अगर मैं बात करूँ सो 2p में कितने चले जाएंगे, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी कितने हो गए हैं, 2p के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चले गए हैं। तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने चले गए, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो गए। तो हाइड्रोजन की अगर मैंने बात करें तो हाइड्रोजन को देखो हमने किस तरीके से किया, है ना। ऐसे करके हम कार्बन तक लेके आए। तो देखा आपने किस तरीके से किया है मैंने कि यहाँ पे पहले मैंने 2p में 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर डाला था तो मैंने इसको डबल नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल पहले इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करते हैं, सिंगल सिंगल एंटर करते हैं और उसके बाद ही आप उसको क्या कर सकते हो, डबल कर सकते हो, ठीक है। अभी कार्बन के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें चलो सो कार्बन के बाद में अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो कार्बन के बाद में नंबर 7 पे आ जाता है बच्चों नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है ना। नंबर 7 पे आ जाता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, नाइट्रोजन का हो जाता है 7। अभी मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूंगी सो नाइट्रोजन का 7 होता है। सो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, 2p3 नहीं 2p2 होगा ना, एक सेकेंड, हाँ 2p3, ठीक है। तो 2p3 हो गया। देखो तीनों के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं। तो पहले 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s में गए और फिर 2p में पूरे तीनों इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। फिर नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं नाइट्रोजन के बाद में, ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन 8 हो जाता है। और अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने हो जाएंगे, 2p में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2p में कितने हो गए, 2p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो गए। तो 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरा गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जा चुके हैं, किसके अंदर जा चुके हैं, 2p के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अभी हम 2p के बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारा अगला एलिमेंट हो जाता है ऑक्सीजन के बाद में देखो फ्लोरीन हो जाता है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल पहले मैंने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलअप करे और उसके बाद में मैंने डबलिंग करी है। ऑक्सीजन के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला एलिमेंट हो जाता है फ्लोरीन, 9 होता है जिसका एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s में 2, 2s में 2
2p के अंदर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। तो फ्लोरीन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। फ्लोरीन के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों नियॉन। तो नियॉन का कितना होता है? नियॉन का 10 होता है। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितना हो गया? 2p में 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने नियॉन तक का कर लिया है। नियॉन के बाद आगे भी बता देती हूँ मैं। जैसे नियॉन के बाद हमारा नंबर 11 पे आता है कौन सा? सोडियम आता है। तो सोडियम का कितना होता है? Na और एटॉमिक नंबर हो जाता है 11, है ना। अभी हम सोडियम को कैसे फिल करेंगे? देखिए 1s में 2 चले गए, 2s में 2 चले गए और 2p में कितना चला गया? 1 2 3 4 5 6 जैसे ही 2p भराया, फिर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब ये इतना लंबा लिखने की बजाय आप एक काम और कर सकते हो कि देखो नियॉन जो होता है वो इनर्ट गैस होती है ना। तो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना पड़ेगा। तो इतने कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे आप यहाँ पर सिंपली नियॉन भी लिख सकते हो। ऐसे आपने नियॉन शो कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे नियॉन लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी आपने शो कर दिया है। 1s2, 2s2 और 2p6 ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आपने ऑलरेडी शो कर दिया है, ये आपका शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम किसका लिखेंगे? सोडियम के बाद में मैग्नीशियम ले लेंगे। तो मैग्नीशियम कितना होता है? Mg होता है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया उसका? एटॉमिक नंबर हो गया 12। तो अब मैग्नीशियम की केस में भी आप क्या कर सकते हो? ऐसे आप नियॉन लिख दोगे और उसके आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन शो कर दोगे 3s2। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो और आप चाहो तो नियॉन लिखो, नियॉन के आगे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप शो कर दो। मैग्नीशियम के बाद नंबर 13 पे क्या आ जाएगा? नंबर 13 पे आ जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हो जाता है Al, एटॉमिक नंबर हो जाता है 13, है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या करो? नियॉन लिख दो और नियॉन लिख के 3s में 2 हो जाएंगे और 3p में कितना चला जाएगा? 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एल्यूमिनियम का भी आप इसी तरीके से शो कर सकते हो। तो जो भी इनर्ट गैस होती है उस इनर्ट गैस को आप शो कर दो और उसके आगे का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन आप आगे चल के इंडिकेट कर सकते हो। इतना सिंप्लीफाई तरीके से आप कर सकते हो। एल्यूमिनियम के बाद में नेक्स्ट हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है Si होता है 14, है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये आपने नियॉन को शो किया, उसके आगे 3s2 मतलब 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 3p भरना चालू हो जाएगा। देखो पूरे तीनों रूल हैं हमारे, ऑफ-बाउ रूल, पाउली रूल और हमारे हुंस रूल। उन तीनों के अकॉर्डिंग मैं आपका पूरा कम्प्लीटली फिलअप कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इधर का रफ कर देती हूँ और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो हमने सिलिकॉन तक फिलअप कर लिया। सिलिकॉन के बाद में नंबर 15 पे आएगा फॉस्फोरस बच्चों। तो फॉस्फोरस का कितना होता है? फॉस्फोरस को P से इंडिकेट करते हैं और फॉस्फोरस का 15 होता है। अभी फॉस्फोरस को अगर हम इंडिकेट करेंगे तो हमने यहाँ पे Ni लिख दिया और हम आगे शो करेंगे तो 3s में 2 हो जाएंगे और 3p के अंदर कितने चले जाएंगे? 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, है ना। तो ये फॉस्फोरस शो हो गया है। फॉस्फोरस का 15 होता है। हमने 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर दिए हैं और 3p के अंदर हमने 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिए हैं। फॉस्फोरस के बाद में नेक्स्ट हो जाता है बेटा सल्फ़र। तो सल्फ़र जो होता है वो S होता है और 16 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो अभी यहाँ पर भी हम नियॉन ले लेंगे, ठीक है, और उसके आगे हम कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे तो 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? 3p4 हो जाएगा। ठीक है, 3p4। सल्फ़र के बाद में 17 नंबर पे आ जाएगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन Cl होता है, एटॉमिक नंबर हो गया 17, है ना। यहाँ पे हमने लिखा है नियॉन, ठीक है, 3s2 और 3p5। तो 1 2 3
4 5 3s2 और 3p कितने हो जाएंगे, 3p आपके 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन का हो गया है, क्लोरीन 17 था और क्लोरीन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया है, तो क्लोरीन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन के बाद में अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन के बाद में नंबर 18 पे क्या आएगा, ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है, Ar, और एटॉमिक नंबर हो जाता है 18, है ना। तो हम यहाँ पे नियॉन को लिखेंगे, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3p में आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3p के अंदर आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा, ऑर्गन भी कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गन के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम का K होता है और पोटेशियम का 19 होता है बच्चों, है ना। अभी देखो हमने नियॉन तक का ले लिया, अभी अगली जो इनर्ट गैस हो गई फुलफिल जो हो गई है वो ऑर्गन हो गई है। देखो अगली जो गैस फुलफिल हो गई है वो ऑर्गन हो गई। तो अभी तक हम नियॉन लिख रहे थे, अब 18 तक का जो कन्फिग्रेशन है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन। देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप या तो पूरा शो करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक का पूरा इतना लिखने की बजाय, इतना पूरा, ये पूरा किसका होता है, ऑर्गन का होता है। अभी इतना पूरा लिखने की बजाय आर्गन की जगह पे, इतने पूरे कन्फिग्रेशन की जगह पे आप आर्गन लिख देंगे और देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा। आता 3d है लेकिन क्योंकि एनर्जी किसकी कम होती है बच्चों, एनर्जी 4s की जो होती है वो कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन पहले 4s के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि एनर्जी किसकी कम है, एनर्जी 4s की कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s के अंदर एंटर करेगा, तो 4s1 हो जाएगा। और फिर नंबर 20 पे अगर हम देखेंगे तो नंबर 20 पे क्या आता है, कैल्शियम आता है। कैल्शियम को हम Ca से इंडिकेट करते हैं और एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो ये ऑर्गन और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 4s2 कर देंगे, तो ये हमारा कैल्शियम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितने भी एलिमेंट है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक का मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बताया। और यहाँ पर पूरे तीनों रूल मैंने अप्लाई करके आपको बताया किस तरीके से हमने ऑफ बाउ रूल यूज़ किया, कि लोवेस्ट एनर्जी से हम कहाँ पर गए, हाईएस्ट एनर्जी लेवल में गए। किस तरीके से हमने पाउली एक्सक्लूजन रूल को यूज़ किया है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स रहता है एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उनका स्पिन आप देख सकते हो कि उसका स्पिन हमेशा अपोजिट रहेगा, ये पाउली रूल कहता है। फिर हमने थर्डली यूज़ किया है किसका, हुन्स रूल का हमने यूज़ किया है। सो अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल, हमारा हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल हमारा ये कहता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की क्या देखी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की डबलिंग देखी जाती है। तो ये मैंने तीनों रूल, जो तीनों चारों रूल्स थे वो आपको करके और पूरा कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज का हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहे उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं, बिल्कुल आप लिखें, मैं आपकी क्वेरी को बिल्कुल सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।